हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में सोशोलॉजी का दोस्तों पेपर सेकंड प्रश्न पत्र पर हम जो है इसके मॉडल पेपर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशोलॉजी इस पार्ट पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले का जो इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर वाला जो पार्ट है सोशोलॉजी का, प्रश्न पत्र प्रथम के अंदर फर्स्ट ईयर में ही उस पर हम उसके मॉडल पेपर पर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ये आपके एग्जाम में मान लीजिए कि आपके एग्जाम में अगर आपके जैसे कि लॉन्ग प्रकृति के जैसे जो आते हैं आपके दीर्घ प्रकृति के, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो 5 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिल जाएंगे, और चूंकि 10 में से आपको 5 क्वेश्चन ही एग्जाम में करने होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम इसमें बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं दोस्तों 15 दीर्घ लघुत्तरी प्रश्नों पर और 10 अति लघुत्तरी के दिए या लघुत्तरी प्रकृति के जो 3 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर 25 प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं, एक एक करके डिस्कस करने इनको। दोस्तों चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद में बीच में बात करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय चिंतन की परंपरा की विवेचना कीजिए। भारतीय, देखिए कुछ क्वेश्चन है जिनकी टर्मिनोलॉजी हमको उलझाती है, सिर्फ उसी पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से 10 से 12 मिनट के अंदर इस लेक्चर को अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो भारतीय चिंतन की परंपरा की विवेचना कीजिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है, आपके बुक ले लीजिए या कोई सी सीरीज उठा लीजिए, उसमें पहला क्वेश्चन ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसी प्रश्न को अथवा में आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय चिंतन की परंपरा पर टिप्पणी कीजिए। भारतीय चिंतन की परंपरा पर टिप्पणी कीजिए। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, कुछ दोस्त ये सोचते हैं कि सर आप कहाँ वीडियो देखेंगे, डायरेक्ट की जो है वो पीडीएफ डाउनलोड करके और उसको ही पढ़ लेंगे, वहीं से क्वेश्चन निकालेंगे। दोस्तों कुछ आवश्यक बातें भी होती है जो लेक्चर के दौरान होती है। तो अभी लेक्चर के बाद में मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं, उन पर फोकस जरूर कीजिएगा अगर आप इन मॉडल पेपर को फॉलो कर रहे हैं तो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी बातें हम इस लेक्चर के लास्ट में सिर्फ 2 मिनट लेकर के आपकी कुछ बातें करूंगा वहां पर। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इसका समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समाज शास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र बताना है। ठीक है ना। तो ये माफ करना, थोड़ी गले में भाई है ना। इसी को अथवा में पूछा जा सकता है कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। विषय, देखिए अब दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की बात कर रहा है कि कौन कौन से क्षेत्र में समाज शास्त्र का अध्ययन किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है वो अथवा वाले में कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र। तो ये विषय को देख करके आप कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। यहाँ पर क्षेत्र की, देखिए विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र, भाई जिस क्षेत्र में अध्ययन किया जा रहा है उसी क्षेत्र का हम यहाँ बात कर रहे हैं। और विषय क्षेत्र मतलब समाज शास्त्र से संबंधित जो क्षेत्र है जिसमें समाज शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, वही यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र कहें या उसको विषय क्षेत्र कहते हैं। बात एक ही होती है ना, इसका अर्थ एक ही निकलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में है, समाज शास्त्र के क्षेत्र के विषय में प्रचलित संप्रदायों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आपके लिए स्पेशली जुड़ गई है, आलोचनात्मक परीक्षण। आलोचनात्मक परीक्षण अर्थात ये कि अब यहाँ पर समाज शास्त्र के सभी क्षेत्रों को बताते हुए इसकी आलोचना भी करनी है आपको। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिपादित कीजिए। तो यहां पर कहने का अर्थ है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए आप समझ जाएंगे, समाज शास्त्र की प्रकृति की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर आपको समाज शास्त्र की प्रकृति बतानी है। भाई समाज शास्त्र की प्रकृति क्या है, समाज शास्त्र किस तरह के विज्ञानों से संबंधित है। तो इसको हमें विज्ञान, जैसे हम तुलना करते हैं ना कि समाज शास्त्र की अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना कीजिए, आगे आने वाला है क्वेश्चन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समाज शास्त्र की अन्य विज्ञानों के साथ तुलना करना है, तो उस तुलना तुलना में अब इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें उसकी प्रकृति की विवेचना करनी है, तो लगभग हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन सभी क्षेत्रों का डाल देंगे, सभी विज्ञानों से संबंध के बारे में सभी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। लेकिन अगर स्पेशली जैसे प्रथम क्वेश्चन में क्या बोला गया कि विज्ञान के रूप में प्रतिपादित कीजिए, विज्ञान के रूप में, तो यहाँ पर पूर्णतः हमें ये बताना है कि समाज शास्त्र किस प्रकार से एक विज्ञान है ना। मतलब विज्ञान के बिल्कुल नजदीक है समाज शास्त्र, क्यों है, किन कारणों से, तो ये हमको यहाँ पर बताना है। क्लियर है। चलिए अथवा में यही प्रश्न एक और इस प्रकार पूछा सकता है कि समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की विवेचना कीजिए। समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक साथ ओपन कर लेते हैं सभी को।
ताकि एक बार में आराम से समझ सके इसको। चलिए अब इस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। अभी जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में बात की थी कि समाज शास्त्र को विज्ञान के रूप में परिभाषित करना है ना, प्रतिपादित करना है। अब यहाँ पर बात आ रही है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये वो इसका कहने का अर्थ है कि समाज शास्त्र का अन्य जितने विज्ञान है ये सामाजिक विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करते हैं, उनके साथ में क्या क्या संबंध है वो संबंध दिखाना है। ठीक है, और इसी को अथवा में देखिए इस प्रकार ही पूछ रहा है कि समाज शास्त्र का अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास और मानव शास्त्र से संबंध स्पष्ट कीजिए। अब एक छोटी सी कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में कुछ स्टूडेंटों के, मैं सभी का नहीं बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंटों के दिमाग में एक कंफ्यूजन यहाँ रहती है कि जैसे पहले प्रकृति का क्वेश्चन पूछ लिया गया कि समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध बताइए। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन ना करके सेकंड वाला क्वेश्चन आ जाता है कि समाज शास्त्र का फलाने फलाने शास्त्रों के साथ में संबंध बताइए, तो यहाँ पर कुछ दोस्त जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई तो छोटी सी कंफ्यूजन है, ऊपर उसने बताया कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो उसकी तुलना करना है या संबंध बताना है ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी, तो सेकंड क्वेश्चन में क्लियर उसने बोल दिया है कि फलाने फलाने विज्ञानों के साथ या शास्त्रों के साथ में उसके संबंध बताइए। ठीक है, तो नीचे वाले क्वेश्चन में, इस अथवा वाले क्वेश्चन में आपको नाम दे दिए गए हैं, नाम बता दिए गए हैं, और पहले वाले क्वेश्चन में नाम नहीं बताए थे, बल्कि यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे लिए और इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो जो जिन जिन के साथ संबंध इसके हमें याद है वो हम लिख सकते हैं। क्लियर है ना। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है समिति किसे कहते हैं। अब समिति किसे कहते हैं, क्या होती है समिति। दोस्तों इसे आपने प्राचीन इतिहास में भी पढ़ा होगा, प्राचीन इतिहास में भी पढ़ा होगा और समाज शास्त्र में भी पढ़ा होगा। हालांकि हमने अभी इस पार्ट को कवर नहीं किया है डिटेल क्लासेस में, लेकिन बहुत जल्दी अभी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जिन दोस्तों के एग्जाम थोड़े बाद में है उनका लगभग आधा सब्जेक्ट हम यहाँ पर कवर अप कर लेंगे, जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो समिति के आवश्यक तत्व एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, तो समिति किसको कहते हैं, समिति बताना है और समिति के आवश्यक तत्व बताने हैं और विशेषताओं का वर्णन करना है। अब इस तत्व और विशेषताओं को लेकर के कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था, तो उस कमेंट का रिप्लाई भी दोस्तों हम लेक्चर के लास्ट में करने वाले हैं, है ना, उनकी कंफ्यूजन भी यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो समिति और उसकी तत्व और विशेषताओं का वर्णन हमें क्वेश्चन नंबर 5 में करने को बोल रहा है। इसके अलावा इसको अथवा में समिति की परिभाषा देखिए, यहाँ पर परिभाषा पूछी गई है, यहाँ पर विशेषता, तो सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं, देखिए एकदम हटके क्वेश्चन है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं ना कि संस्थाओं के, ना कि संस्था के, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए कहता हूं कि लेक्चर देखने के तुरंत बाद में या तो आप जो हम पीडीएफ देते हैं उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, या फिर अपनी नोट्स में, अपनी बुक में, या अपने पास जो भी सीरीज है उससे आप इस टॉपिक का रिवीजन करना आवश्यक है ना। और आसानी से दोस्तों इनके आंसर भी आपको आसानी से आपकी बुक में, आपकी सीरीज में आसानी से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने एक बार भी इसको अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है संस्था का क्या अर्थ है। तो यहाँ संस्था के बारे में बताना है और संस्था की अर्थ और परिभाषा दोनों के बारे में बताना है, अथवा संस्था के समाज शास्त्रीय महत्व का उल्लेख कीजिए। संस्था के समाज शास्त्रीय महत्व का, समाज संस्था का जो है समाज में क्या महत्व है, समाज शास्त्रीय महत्व मतलब क्या हुआ, समाज में महत्व, है ना, कि संस्था का एक समाज के अंदर क्या महत्व होता है, विवेचना करनी है। इसके अलावा संस्था से क्या समझते हो, अर्थात संस्था का अर्थ बताना है और इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो संस्था की क्या क्या पूछा इस पूरे प्रश्न में, संस्था का अर्थ, संस्था की परिभाषा, संस्था का महत्व, समाज में संस्था का महत्व और संस्था की विशेषता, ये चार चीजें आपसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे प्रकार। प्रकार से आप क्या समझते हैं, प्रकार की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे प्रकार पूछा गया है। अगर आपने फर्स्ट इसका सेकंड पार्ट जो हम स्टार्ट कर चुके सोशियोलॉजी का, अगर उसे आपने फॉलो किया होगा तो वहां पर हम प्रकार वाले टॉपिक को कवर कर चुके थे, है ना। तो प्रकार से आप क्या समझते हैं, प्रकार की विशेषताओं का वर्णन करना है अथवा प्रकार को परिभाषित करते हैं उसकी विशेषता। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। कैसे कि इस लाइन में, एक मिनट पेन लेके बताता हूं आपको इस वाले पेरा में आपसे बोला गया है कि प्रकार से आप क्या समझते हैं, अर्थात इसका अर्थ पूछा गया है। और अर्थ और परिभाषा हमेशा एक साथ चलती है, ठीक है ना। तो अर्थ और परिभाषा यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर भी आपसे विशेषताओं के बारे में पूछा गया है प्रकार की, और यहाँ पर भी आपसे विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इन टर्मिनोलॉजियों को
की कोशिश करें दोस्तों, ये टर्मिनोलॉजी जिस दिन आप पकड़ना सीख गए, इनको अच्छे से एनालाइज करना सीख गए क्वेश्चन को, उस दिन एग्जाम में आपको ना कोई कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूजन 100% रहनी ही नहीं है। कंप्लीट कर ले जाओगे आप, आसानी से आंसर लिख ले जाओगे, क्योंकि ये जो साल भर आप पढ़ते हो ना, लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ चुके होते हो। लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन हम अलग प्रकृति का देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि यार इसका आंसर तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि आपने पढ़ा हुआ होता है। बस यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि आप जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है उसको एनालाइज अच्छे से नहीं कर पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संगठन की अवधारणा की विवेचना। क्या है? सामाजिक संगठन की अवधारणा की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर सामाजिक संगठन से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक संगठन, ठीक है। और यहाँ नीचे बोला गया है आपसे अथवा में सामाजिक संगठन से आप क्या समझते हैं, अर्थात वही इसका अर्थ बताना है और इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। परिवार को परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक लक्षणों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो परिवार का अर्थ, परिवार की विशेषताएं और परिवार के आवश्यक लक्षण, ठीक है, ये तीन टर्म यहाँ पर आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट इसी के अथवा में है परिवार का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी सामान्य एवं विशिष्ट विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो आपको पता होगा दोस्तों, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो परिवार की दो प्रकार की विशेषता है, एक है सामान्य विशेषता और एक है विशिष्ट विशेषता, विशिष्ट विशेषता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कौन कौन से कारक है, संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है, समझाइए। तो संयुक्त परिवार को तोड़ने वाले या संयुक्त परिवार को एकल परिवार में कन्वर्ट करने वाले कौन कौन से कारण है या तत्व है, उनकी विवेचना यहाँ पर करनी है। संयुक्त परिवार आगे चलकर अर्थात इसका भविष्य क्या है, अर्थात ये कि आने वाले समय में संयुक्त परिवार क्या पूरी तरह विघटित हो जाएगा या नहीं होगा, अपने अनुसार इस पर तर्क प्रस्तुत करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में है संयुक्त परिवार को के परिवर्तित प्रतिमान पर प्रकाश डालिए। तो ये परिवर्तित प्रतिमान का मतलब होता है कि आने वाले समय में परिवार कौन सा रूप धारण करने वाला है, क्या संयुक्त परिवार इसी प्रकार बना रहेगा या फिर ये संयुक्त परिवार पूरी तरह एकल परिवार में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर दोनों का मिला जुला रूप ही बना रहेगा जैसे कि वर्तमान में हमें देखने को मिलता है। तो बताइए किस प्रकार के प्रतिमान इसके भविष्य में रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जाति का अर्थ। जाति का क्या अर्थ है, जाति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जाति का अर्थ बताना है, जाति की विशेषता बतानी है, और इसके अलावा जाति की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन अथवा वाले में। इसी के अथवा में एक और है कि जाति किसे कहते हैं, जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये बार बार अथवा में लाने का मेरा प्रयास ये रहता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये तीन प्रश्न में दिए, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों प्रश्नों को आप रट लीजिए, रटना नहीं है आपको, बल्कि तीनों के बीच में आपको एनालाइज करना है, तीनों को समझना है कि यार एक ही चीज पूछ रहा है तो किस प्रकार से ये घुमा रहा है इनको, है ना। तो इसकी प्रकृति को पकड़िए कि क्या क्या किस प्रकार से हमें कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है ये प्रश्न। तो अगर यहाँ पर एनालाइज करना सीख गए आप, तो एग्जाम में आप इजीली एनालाइज कर ले जाओगे, आंसर आसानी से आप लिख ले जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है शिक्षा परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है, व्याख्या कीजिए। ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है भाई, शिक्षा परिवर्तन का सबसे सटीक साधन है। शिक्षा के द्वारा हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, यही आपको बताना है, इसके बारे में व्याख्या करनी है कि शिक्षा के द्वारा किस किस प्रकार से हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इसी का अथवा में है शिक्षा को परिभाषित करना है और शिक्षा के कार्यों पर प्रकाश डालना है। शिक्षा से आप क्या समझते हैं और शिक्षा का अर्थ बताते हुए इसका महत्व बताना है, समाज में इसका क्या महत्व है, इसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है समाजीकरण का अर्थ, विशेषता और उसके विभिन्न सोपानों का वर्णन करना है। क्या क्या बताना है, समाजीकरण का अर्थ बताना है, फिर उसकी विशेषताओं का की बात करनी है, उसके बाद में इसके अलग अलग सोपानों की बात करनी है। तीन चीजें इसमें पूछी गई है। अथवा में समाजीकरण क्या है इसका अर्थ बताना है, एक शिशु का समाजीकरण किन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो जब एक बच्चा जन्म लेता है परिवार में, तो जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जितने भी कार्य उसके अंतर्गत होते हैं उन सभी सोपानों की बात हमें यहाँ पर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक नियंत्रण को समझाना है, उसके कार्यों पर प्रकाश डालना है। तो सामाजिक नियंत्रण क्या होता है,
कि समाज व्यक्ति पर किस प्रकार से अपना नियंत्रण कायम रखती है, नियंत्रण बनाकर रखती है, इसे हमें समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अथवा में है दोस्तों, इसी के अथवा में है, सामाजिक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, समाज में नियंत्रण की आवश्यकता की विवेचना कीजिए, अर्थात समाज में नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है, इसके कारण भी आपको बताना है, अथवा सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। उद्देश्य क्या है सामाजिक नियंत्रण के। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दीर्घ लघु उत्तरी प्रकृति के प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन एक देखने में एक जैसी टर्मिनोलॉजी लगती है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सेपरेटली इनको अच्छे से पढ़िए। सामाजिक नियंत्रण एक अलग टर्म होती है, वहीं सामाजिक परिवर्तन एक अलग टर्म होती है, ठीक है ना। सामाजिक नियंत्रण अर्थात कि यहाँ पर समाज में जो समाज की विभिन्न इकाइयां हैं उन पर नियंत्रण की बात कर रहा है कि समाज किस प्रकार से उन इकाइयों पर नियंत्रण रखता है। सामाजिक परिवर्तन की बात यहाँ पर समाज में जो परिवर्तन हो रहा है या होना चाहिए उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, अगर टर्म को आप अच्छे से समझते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं की बात करनी है, साथ में सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित विशेषता और इसके प्रतिमानों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट एंड लास्ट कंप्लीट हो चुके हैं। दीर्घ प्रकृति के सभी 15 प्रश्नों पर हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं तो ये बोलूंगा कि मेरे ये 3 दिन का एनालाइज की मेहनत है, 3 दिन में मैंने आपके लिए ये 15 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। इसमें कई सालों के दोस्तों पिछले पेपर भी मैंने एनालाइज किए हैं, और काफी एनालाइज करने के बाद में इसमें लगभग इन 15 प्रश्नों में आपका संपूर्ण पार्ट क्या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब कवर हो रहा है। इसी कारण से दोस्तों एक देखिए, प्रत्येक एक टीचर का ना एक जो प्रश्न निकालने का एक तरीका होता है वो अपना अपना एक अलग ही एक अनुभव पर आधारित होता है, एक अनुभव बोलता है उसमें। और अभी तक हमने जितने भी आपको मॉडल पेपर दिए हैं उन मॉडल पेपरों को आप अपने एग्जाम पेपर से मैच करके देख लीजिए दोस्तों। 60 से 70% आपका प्रश्न उसमें बन रहे हैं। अगर 70% अगर आपको मॉडल पेपर से आपके क्वेश्चन पेपर में प्रश्न आ रहे हैं तो क्या मतलब निकला इसका कि आपको तो मात्र 50% ही वहां पर करना होता है। कितना 50%, जो 100% पेपर आता तो अथवा में उसके लेते हैं जैसे 10 क्वेश्चन में से 5 करना है, मतलब 50% करना है, लेकिन हम आपको 70% क्वेश्चन मॉडल पेपर के द्वारा ही आपको दे रहे हैं, है ना। तो एक कंप्लीट एनालाइसिस दोस्तों, पुराने मॉडल पेपरों का परिणाम देखते हुए ही हम उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके और आपके लिए सभी प्रकार के प्रश्न लेकर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं पढ़ा है तो मैं अभी आपसे बोलता हूं, अगर आपके पास 15 दिन भी अगर शेष बचे हैं एग्जाम के तो आज से ही बिल्कुल इन मॉडल पेपर, इस मॉडल पेपर के में जितने प्रश्न दिए हैं उनको बहुत अच्छे से उनकी तैयारी कर लीजिए, आपका एग्जाम कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। चलिए अब 10 हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो कि लघु उत्तरीय प्रकृति के होते हैं, जो शॉर्ट प्रकृति के होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, समाज से क्या आशय है, समाज से आप क्या समझते हैं, समाज क्या है, इस पर टिप्पणी करना है। नेक्स्ट है व्यक्ति और समाज के संबंधों पर बात करनी है। व्यक्ति व्यक्ति कौन होता है, समाज की इकाई होती है ना। तो व्यक्ति और समाज के संबंधों पर हमें यहाँ पर बात करनी है। नेक्स्ट है सामाजिक समूह की अवधारणा, क्या है सामाजिक समूह की अवधारणा, तो सामाजिक समूह की अवधारणा बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकट और अप्रकट, तो इस अप्रकट को हम गुप्त प्रकार्य में बोलते हैं। तो प्रकट मतलब प्रकार्य और अप्रकट मतलब गुप्त प्रकार्य, तो इसमें क्या अंतर है, डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट है परिस्थिति व भूमिका में अंतर बताना है, परिस्थिति और भूमिका में अंतर, है ना। और इसके अलावा विवाह का क्या अर्थ है परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके अलावा जाति और वर्ग में क्या अंतर है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है, और सहायक गतिशीलता के सहायक कारक कौन से हैं, टिप्पणी कीजिए। दोस्तों जहां जहां मैंने आपसे अंतर की बात की है, जितने भी प्रकार ये प्रश्न दिख रहे हैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है आपको प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों जो क्वेश्चन आपको 8 दिख रहा है जाति वर्ग में अंतर, तो जो अंतर वाले हैं ना सिर्फ अंतर ही नहीं पढ़ना आपको, इसके अंदर सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जैसे जब हम बात करें कि अंतर की, कि जैसे हम बात करने परिस्थिति और भूमिका में अंतर, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, इस परिस्थिति को कंप्लीट कीजिए, परिस्थिति टर्म को समझिए अच्छे से, उसके बाद में फिर भूमिका को पढ़िए, ठीक है। और इसके बाद में फिर दोनों में डिफरेंस करना है आपको, ठीक है ना। नहीं तो पता चले कि वो सिर्फ डिफरेंस वाली टेबल को पढ़ के 5-5 पॉइंट पढ़ लिए और एग्जाम में बस मुंह तक ही चल दिए, तो दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। जब मैं यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
कि प्रश्न ये अंतर, जी हाँ एग्जाम में अंतर यार हमने दिए अंतर, लेकिन हाँ ये पक्का है कि आपसे शॉर्ट प्रकृति में इन पर टिप्पणी करने के लिए कह सकता है। मान लो उसने अंतर नहीं बोला और एक क्वेश्चन में उठा के दे दिया कि परिस्थिति परिस्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, और एक दे दिया भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो क्या कर लोगे फिर आप? अंतर का उसने बोला ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमने आपको मॉडल पेपर में प्रोवाइड किया है कि भाई इन टर्मों को आपको पढ़ना है, तो इन टर्मों को अच्छे से पहले क्लियर करना है, उसके बाद में इसके जो है अंतर पर भी फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको 25 क्वेश्चन आपको कंप्लीट प्रोवाइड हो चुके हैं। और मैं बात करूं दोस्तों कंफ्यूजन वाली, कुछ मेरे पास में जो है कमेंट भी आती आई थी, और व्हाट्सएप पर भी एक नाम तो मुझे याद नहीं है, परंतु किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि सर लास्ट जो पेपर हुआ था प्राचीन इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का, उस पर हमने मॉडल पेपर भी जो है प्रोवाइड किए थे, मॉडल पेपर दिया था आपको। तो उसमें कोई गर्ल थी, उसने बोला था मुझसे कि सर इसमें से मॉडल पेपर से क्वेश्चन इस बार नहीं बना, एग्जाम में नहीं बना। तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा कि जाइए आपका जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको मुझे व्हाट्सअप कीजिए। उससे व्हाट्सअप करवा कर मैंने देखा दोस्तों 80% वो प्रश्न बन रहा था, 80% हमारा मॉडल पेपर पूरा क्वेश्चन पेपर में था। छोटी सी कंफ्यूजन के कारण स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो रहे थे। छोटी सी कंफ्यूजन कंफ्यूजन कितनी कि जो प्रश्न है उसमें क्या है ना और क्यों नहीं, इन चीजों में उलझ रहा था। जब उसको हमने पढ़ के देखा तो लगभग सेम 100% सेम पेपर था यार। छोटी छोटी सी कंफ्यूजन थी, और ये छोटी छोटी जो कंफ्यूजन होती है क्वेश्चनों की, वो कोई अपने आप नहीं बनती है यार। अगर आपने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा उसको शांति से, सबसे पहले एग्जाम सेंटर में जब बैठते हो आप, तो सबसे पहले आपको कम से कम 5 मिनट आपको अपने क्वेश्चन पेपर को देना चाहिए। उस प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो पहले। जब उसको अच्छे से रीड कर लोगे, समझ लोगे, उसके बाद जब लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो आसानी से उसको कर ले जाओगे। और इसके अलावा आपको किस तरह से एग्जाम की तैयारी करना चाहिए, आंसर राइटिंग करते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से हमें आंसर राइटिंग करना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट हम लिखे, कौन से पॉइंटों से बच के निकल जाए, क्या क्या लिखना चाहिए, किस प्रकृति के प्रश्नों में कितना लिखना चाहिए, सारी बातें अगर आपको जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, इस नाम से, क्या नाम से, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, इस नाम से डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख ले। लगभग दोस्तों 40 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझ जाएगी एग्जाम में किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ही पीडीएफ भी मिल जाएगी, डाउनलोड कर ले आज से ही। इन प्रश्नों के आंसर की एक नोट्स बना करके, या अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आपके पास जो बुक या सीरीज हो उसी में हाइलाइटर से या पेंसिल से या पेन से, जैसे भी आप मार्क करना चाहो मार्क कर लो, और उनको अभी इसी वक्त से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अगर आप अच्छा परिणाम लाना चाहते हैं एग्जाम में तो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी के नेक्स्ट सेशन में, स्टार्ट करने वाले हैं आज ही इसका सिलेबस एनालाइज करने के बाद में दोस्तों इसकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी आज से ही। जिन दोस्तों के एग्जाम में अभी 10-15 दिन है उनका काफी सारे जो टॉपिक हम इसके हैं वो दोस्तों कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टेलीग्राम, जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम पर फोकस कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए। अगर अभी तक आप नोट्स वगैरह चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स प्राप्त करना या डेली लेक्चर अटेंड करना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक कंप्लीटली, तो इसको जो है ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल को। टेलीग्राम पर लोधा जी क्लासेस नाम से चैनल है, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, थैंक यू।